सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारा टॉपिक नंबर 37, 38, 39, 40 और 41 है, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंपल पेंडुलम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, ऑर्गन पाइप, बीट्स और लैप्लास के करेक्शन जो होता था वो हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पे, जहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी 36 टॉपिक कर लिया है, 5 आज कर रहे हैं, 41 हो गया, 39 टॉपिक बचे हैं, जो उसमें केवल 12th वाले हमारे बचे होंगे। तो अगर किसी को ये करना है तो अभी से कर सकता है, जहाँ से क्लास 12th स्टार्ट होगी कल से, तो क्लास 12th पढ़ो और क्लास 11th वाला एक एक टॉपिक डेली जाके रिवाइज करते रहो, ठीक है। लगभग पूरा हमने 40 टॉपिक लगभग हमने 20-20 घंटे में हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आज ये जो भी हमारा होने वाला है सिंपल पेंडुलम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, इससे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, और क्वेश्चंस अगर इससे आ गए हैं तो यकीन मानो ये लेक्चर करने के बाद तुम्हारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। बस नाम है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि इसमें 90% सिलेबस में कंप्लीट करा दे रहा हूँ जो नीट में पूछे जाते हैं। जो लोग कर रहे होंगे उनको पता होगा कि PYQ लगभग ऑलमोस्ट 90% PYQ में यही करा देता हूँ, ठीक। तो हमारे ये टॉपिक चल रहे थे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये देखो 15, 16, 17, 14, 13, और ये हमारा एक स्टडी वीडियो था। अवतार सीरीज़ के फॉर्मूले रिवीजन करते रहना, ठीक है, अवतार सीरीज़ के फॉर्मूले रिवीजन करते रहना। 11th में बस 3-4 चैप्टर बाकी हैं और 12th पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आज हो जाएगी, 3 चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस आज कराऊँगा। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यार अब मौसम चेंज हो चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फ़ैन थोड़ा चालू कर लिया हूँ, तो हो सकता है फ़ैन की आवाज़ आए पीछे, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा तेज़ बोलूँ, थोड़ा अच्छे से बोलूँ, ठीक है। तो आ जाओ ना, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा SHM। तो SHM हमारे 2 तरह के होते हैं, पहला होता है लीनियर SHM, दूसरा होता है एंगुलर SHM। SHM हम लोग एक तरह से पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने जब पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर, तो मैंने उसमें क्या बताया था कि फोर्स हमारा क्या होता है, KX होता है स्प्रिंग में, तो वहाँ पे प्लस KX था, यहाँ पे क्या होता है माइनस KX। समझ में आया? वहाँ पे K हमारा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे K अलग चीज़ होती है। तो फोर्स जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो माइनस एक्स के, और एक्स पे पावर क्या हो 2, 3, 4 ना हो, क्या हो एक्स पे पावर माइनस एक्स पे पावर बस 1 हो, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के और एक्स पे पावर 1 हो, तो हमारा क्या होता है SHM होता है। कौन सा SHM? लीनियर SHM। तो फोर्स इक्वल टू माइनस KX हो जाएगा जब तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओगे तो, और K का वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर। क्यों m ओमेगा स्क्वायर? क्योंकि ओमेगा का वैल्यू होता है अंडर रूट में K/m। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट में K/m, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट में K/m। तो जब ओमेगा अंडर रूट में K/m है तो K वैल्यू क्या होगा m ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तुम्हें मालूम है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को d²x/dt² भी लिख सकते हो, ठीक। तो SHM के लिए बस ऊपर वाले 3 कंडीशन को ध्यान रखना, नीचे वाला तो बस समझाने के लिए रखा हूँ। ये एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन में जो टॉर्क होता है ना टाउ, वो हो जाता है I d²θ/dt²। कुछ है नहीं, देखो कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था। मैंने तुम्हें जब भी रोटेशनल पढ़ाया था मैं तुम्हें समझाया था, बस मास की जगह I कर देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, A की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन कर देना, फोर्स की जगह टॉर्क कर देना। देखो सेम फॉर्मूला है, टॉर्क फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह I, और एक्सेलरेशन की जगह d²θ/dt² यानी कि अल्फा, ठीक। यहाँ पे फोर्स इक्वल टू माइनस KX, यहाँ पे होगा टाउ इक्वल टू माइनस K θ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, एंगल में। तो टाउ यहाँ से हो जाएगा माइनस m²θ, यहाँ पे था m ओमेगा स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस m ओमेगा स्क्वायर θ। तो ये हमारी बेसिक बात थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिंपल से पूछ लेगा कि फोर्स डायरेक्टली टू माइनस x होगा तो क्या होगा। अब इक्वेशन देखो, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। क्या होता है a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो जब भी वेलोसिटी लिखोगे तो वेलोसिटी dx/dt होगा, तो जब डिफरेंशिएशन करोगे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। ओमेगा क्यों आता है, क्योंकि जो t के साथ टर्म होता है वो भी आगे आ जाता है जब भी डिफरेंशिएशन करते हो। तो a sin ओमेगा t प्लस फाई का क्या हो जाएगा, a पहले रहेगा, ही रहेगा बाहर, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा a ओमेगा आ गया, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t प्लस फाई। एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है dB/dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन थीटा। अरे साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो ए ओमेगा पहले से था, ये तो पहले ही रहेगा, ओमेगा देखो फिर एक आगे आएगा, तो ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फाई मतलब फेज डिफरेंस, फाई मतलब फेज डिफरेंस।
तो आई होप कि तीनों फॉर्मूले तुम्हें क्लियर होंगे। पहला एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दूसरा वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तीसरा एक्सीलरेशन क्या होगा डी वी बाई डी टी यानी कि माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर कॉस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ गया। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिखा। एंगुलर में क्या होगा, बस एक्स की जगह रखो क्या थीटा, ए की जगह रखो थीटा नॉट, क्योंकि ये हमारा क्या होता है यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है मैक्सिमम। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक तुमको जाना है, तो अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ये एक्स है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमारा एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम पॉइंट एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर इधर प्लस ए होगा तो इधर उतनी दूरी पे क्या होगा माइनस ए भी होगा। समझ रहे हो ना। तो एक्स भी हमारा डिस्टेंस ही है, एक्स हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। वाई ए भी हमारा वही है, एम्पलीट्यूड भी हमारा वही है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैक्सिमम है। ठीक है, एकदम कॉर्नर पे चले जाओ, चाहे प्लस डायरेक्शन में चाहे माइनस डायरेक्शन में चले जाओ, वो हमारा क्या होगा ए होगा। तो यहाँ पे थीटा हमारा एक्स की जगह थीटा रख दो, एम्पलीट्यूड की जगह थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेलोसिटी में हो जाएगा थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। जब एक्सलेशन भी इसका लिख लेना तो एक्सलेशन खुद से लिख लेना, क्या हो जाएगा बताओ, थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा है क्या मैंने, नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो लिख लेना खुद से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्वेशन समझ में आ गया ना। अब आ जाओ, अब असली खेला अभी स्टार्ट होता है। वेलोसिटी का तुमसे फॉर्मूला पूछेगा, कहेगा 5 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी बता दो, कहेगा टोटल ये 10 सेंटीमीटर है, यानी एम्पलीट्यूड कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, कहेगा 5 सेंटीमीटर वेलोसिटी बता दो। तो तुम फॉर्मूला क्या लगो, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा क्या है, ये जहाँ पूछेगा वो है, ए हमारा क्या एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है। और वेलोसिटी का इक्वेशन तुम्हें मालूम था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, अभी ऊपर बढ़ाया हूँ। लेकिन अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब क्या, ये पूरा 1 हो जाए, पूरा 1 हो जाए। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब क्या होता है, पूरा 1 हो जाए, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा, यानी वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा ए इंटू ओमेगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना। यानी वेलोसिटी हो गया ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया ए ओमेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्सलेशन में जाओ, एक्सलेशन का तुमने अभी देखा था इक्वेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ भी हमने देखा था। थोड़ा सा इसको साइड में कर दें तो दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक। तो कहोगे हाँ भैया देखा था। तो अगर मैं कहूँगा इसको एकदम मैक्सिमम कर दो, तो तुम क्या कहो भैया इस पूरे को 1 कर दीजिए, साइन 90 के वैल्यू 1 होता है ना, तो इसको पूरे को 1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सॉरी, मैक्सिमम करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में, माइनस नहीं होगा, क्योंकि एक्सलेशन तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, लेकिन एक्सलेशन मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम एक्सलेशन तो नेगेटिव होगा नहीं, प्लस नहीं होगा। और क्या होगा, ये पूरा प्लस हो गया, पूरा हमारा 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और एक्सलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी किसी भी पॉइंट 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जहाँ भी पूछेगा तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और बी मैक्सिमम इक्वल टू ए ओमेगा। यहाँ पे एक्सलेशन का इक्वेशन याद करना, ए मैक्सिमम होता है ए ओमेगा स्क्वायर, बी मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, और एक्सलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सलेशन नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और मैक्सिमम होगा तो ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब देखो कहीं पर तुमको ऐसा मतलब इक्वेशन बन जाए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो इक्वल टू 1 अगर दे दे, तो सिमेट्रिकली इलिप्स वाला ग्राफ बनता है। मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या इलिप्स टाइप का बनेगा, सिमेट्रिकली इलिप्स बनेगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है, जब भी कहीं बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाए तो सिमेट्रिकली इलिप्स बनता है। बस ध्यान में रखना कि कहीं पर भी बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या बनता है, सिमेट्रिकली इलिप्स का ये इक्वेशन है, ठीक है। इस पर नीट में क्वेश्चन पूछा है, इसको करा दूंगा मैं, ठीक। अब आगे आ जाओ। अब तुमसे ए पूछ लिया, एम्पलीट्यूड पूछ लिया तुमसे, तो अगर तुमने वी स्क्वायर मैक्स अपन ए मैक्स कर दिया तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। कैसे, जैसे वी स्क्वायर मैक्सिमम करोगे, वी मैक्स ए ओमेगा तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अपन ए मैक्स कितना है ए ओमेगा स्क्वायर, ए कट गया, ए से ए कट गया, ए बचेगा, यानी ए आ गया। यानी अगर एम्पलीट्यूड पूछे, अगर उसने दे दिया इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 25 एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 5, तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो क्या करोगे 25 के स्क्वायर अपन 5, तो 25 इन 26 25 5 यानी 125 हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक। तो याद रखना एम्पलीट्यूड का एक और फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वायर मैक्सिमम अपन ए मैक्सिमम, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर मैक्सिमम अपन एक्सेलरेशन का मैक्सिमम, ये हमारा क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है। अब तुमसे अगर टाइम पीरियड पूछ लिया तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई वेलोसिटी का मैक्सिमम अपन ए मैक्सिमम। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखोगे। तो जो बच्चा तुम्हारे बगल में उस क्वेश्चन को 2 मिनट में करेगा, तुम इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर दोगे। तो अगर उससे ज़्यादा रैंक लाना है, उससे ज़्यादा आगे रहना है, फ्रंट फुट पे रहना है, आगे रह के खेलना है,
हर चीज़ आगे रहना है तो थोड़ा सा आगे तुमको बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स तुमको जानना पड़ेगा, ठीक। तो एम्पलीट्यूड हो गया v स्क्वायर मैक्स अपन एम एक्स, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई डी मैक्स अपन एम एक्स, ठीक। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं 0 एक्स इक्वल टू 0 है, मैं चला गया एक्सट्रीम पे यानी प्लस ए पे, इधर चला गया माइनस ए पे। तो अगर मैं एक्सट्रीम पे चला गया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। क्योंकि एक्स के जगह क्या हो जाएगा प्लस में रखोगे ना तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर मैं निगेटिव एक्सट्रीम पे चला जाएगा तो पहले से माइनस था, माइनस एक्स था, तो माइनस निगेटिव एक्स में तो माइनस एक्स बोलो या माइनस ए बोलो तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्योंकि इधर जाने में पहले से एक्स पॉजिटिव में था तो ओमेगा स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और माइनस के साइन है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इधर जाओगे तो पहले निगेटिव हो गया यानी निगेटिव एक्सट्रीम पे प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ध्यान रखना, ठीक है। यानी निगेटिव एक्सट्रीम पे एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और नहीं पॉजिटिव एक्सट्रीम पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और निगेटिव एक्सट्रीम पे प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, ये नोट्स है क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी मैंने एडअप कर दिया है। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, एक्सीलरेशन हमेशा किधर होता है टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हमेशा दूर होता है अवे पोजीशन से, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक। साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई की वैल्यू 0 होता है, कॉस 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब देखो अगर एक्सीलरेशन अभी मैंने बोला था ना कि जैसे फोर्स डायरेक्टली पोस्ट लो क्या है माइनस एक्स है तो एस एच एम है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन भी डायरेक्टली पोस्ट टू माइनस एक्स है तो एस एच एम है एक्स पावर 1। लेकिन यहाँ पे देखो अगर माइनस एक्स पावर एन है जहाँ पे एन हमारा 1 नहीं है, एन हमारा 1 नहीं है तो एस एच एम तो कभी होगा नहीं, ये तो बता चुका हूँ मैं। लेकिन अगर एन इवन है मतलब 2 है 4 है 6 है 8 है तो कौन सा है ट्रांजिशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन एन अगर ऑड है तो ऑक्सीलेशन तो हो रहा है लेकिन एस एच एम नहीं है, क्योंकि एन इक्वल टू 1 नहीं है तो एस एच एम नहीं है। समझ में आई चीज़ें। अगर जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स था तो एस एच एम था, तो उसी तरह फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर माइनस एक्स है तो एस एच एम है, लेकिन एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स पे पावर एन है। तो देखो अगर एन का वैल्यू 1 है तो एस एच एम है, ठीक है। अगर एन का वैल्यू इवन है यानी 2 4 6 8 10 है तो ट्रांजिशनल है। अगर क्या एन का वैल्यू ऑड है, ऑड में हमारा क्या आता है 1 3 5 7 9 तो ये पूरा क्या होंगे ऑसिलेटरी होंगे, लेकिन जहाँ पे 1 आ जाएगा वो हमारा क्या होगा एस एच एम नहीं, वो एस एच एम होगा, बाकी सारे ऑसिलेटरी मोशन होंगे, ठीक है। ये तो बता ही चुका हूँ। अब देखो क्वेश्चन बहुत जगह पूछ लेता है, अगर तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को तुम्हें कुछ ना करना हो तुम ऐसे भी लगा सकते हो, v इक्वल टू ओमेगा 1 अंडर रूट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है यहाँ देख लो ओमेगा ए स्क्वायर में, अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे लगा सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, b2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 2 अंडर रूट में a2 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हो क्योंकि दो पोजीशन पे दो वेलोसिटी दी है, तो इक्वेशन b1 इक्वल टू ओमेगा 1 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, b2 इक्वल टू a2 ओमेगा 2 अंडर रूट में a2 माइनस, मतलब दोनों नॉर्मल इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर जल्दी करना है तो मैं कहूँगा याद रखो, क्योंकि नीट में एम्स में जेमेंस में हर जगह क्वेश्चन भर के पूछा है, ठीक है। तो अगर तुमसे ओमेगा पूछ ले, दो वेलोसिटी है, दो डिफरेंट पोजीशन है, दो डिफरेंट x1 x2 है और दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक। तो अगर ओमेगा पूछेगा तो ओमेगा का फॉर्मूला होगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट में v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपन x1 का स्क्वायर नहीं x2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये आ गया ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी यानी कि 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड हो जाएगा तो ओमेगा उल्टा हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ गई ना। बस ओमेगा याद करो, ओमेगा की जगह टाइम पीरियड लिखना 2 पाई बाई ओमेगा कर देना। यहाँ तो कोई दिक्कत, आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब आ जाती है हमारा एम्पलीट्यूड। अगर तुमसे एम्पलीट्यूड पूछ लिया तो तुम क्या करोगे b1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर अपन b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर, ठीक। इससे तुम्हारा डायरेक्ट एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। तो पहला चीज़ क्या करना है ओमेगा याद रखना है अंडर रूट में b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर अपन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। दूसरा टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा। और अगर एम्पलीट्यूड पूछेगा तो क्या करोगे b1 x2, देखो b1 x2 है यानी b1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर अपन b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखो। अगर इतनी मोटी किताब बायो की याद कर सकते हो तो ये भी तुम याद कर सकते हो, ठीक। अब देखो
ए अंडर रूट एम कांस्टेंट होता है हमेशा, यानी कि ए अंडर रूट m1 यानी कि a1 अंडर रूट m1 इजक्वल टू a2 अंडर रूट m2, ये हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी क्या होगा, a1 अंडर रूट m1 इजक्वल टू a2 अंडर रूट m2, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बोल सकते हो। तो a अंडर रूट m हमेशा कांस्टेंट होता है, नोट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक। अब आ जाओ ग्राफ के एनालिसिस पे। एक्स का इक्वेशन क्या था, ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सीलरेशन क्या था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो एक चीज़ पहले चीज़ ध्यान रखना कि एक्स और बी में जो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का होता है। यानी कि एक्स और वी यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितने का फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कितने का होता है, फिर से 90 डिग्री का होता है। तो अगर एक्स और ए में पूछ लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में पूछ लिया, तो कितने का होगा, 180 का होगा, सिंपल सी बात है। देखो एक्स और वेलोसिटी में 90 का है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन में फिर 90 का है, तो एक्स और एक्सीलरेशन में कितने का होगा, 90 और 90 80, 180 का होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो ग्राफ, ये जो हमारा इक्वेशन है, पहले तुमने देखा होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई था, लेकिन हमने इस इक्वेशन को लिखा है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन से स्टार्ट करोगे, यानी मीन से स्टार्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाई वाला पूरा टर्म हट जाएगा। तो एक्स और बी में याद रख लो, एक्स और वेलोसिटी में 90 डिग्री का डिफरेंस, फेज डिफरेंस, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में 90 डिग्री का, लेकिन एक्स और एक्सीलरेशन में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक। मीन पोजीशन पे x 0 होगा, जहाँ पे मीन पोजीशन होगा वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ए ओमेगा के बराबर होगा, और एक्सीलरेशन 0 होगा। यानी कि मीन पोजीशन पे हमारा एक्सीलरेशन 0 होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे x हमारा a के बराबर होगा, वेलोसिटी 0 होगी, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगी। यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बोल दो, ए प्लस ओमेगा। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो तुम, ठीक है, मीन पोजीशन है, यहाँ से तुम हो, यहाँ पे जो तुम्हारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ए ओमेगा होगी और एम मैक्सिमम होगी, लेकिन एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ पे अगर आ जाओगे तो एक्स इक्वल टू ए पे चले आए तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगी और कितनी को, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में आए हो तो प्लस था तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता ही है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगी। इधर अगर आओगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ओके और माइनस और जुड़ जाएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो जो ग्राफ बनेगा बीच से एकदम, देखो वाई इक्वल टू क्या बना, एम एक्स माइनस एम एक्स, तो जो ये बनेगा ना ए ओमेगा स्क्वायर ए एम एक्स के बराबर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे बनेगी, नहीं सीधे एकदम बीच से पास करा देना, ठीक है। यानी कभी भी तुमसे एक्सीलरेशन वर्सेज एक्स का ग्राफ पूछेगा तो बीच से पास कराना निगेटिव में, ठीक है, बीच से पास कराना निगेटिव की तरफ, ये वाली लाइन, ठीक है। ऐसे लाइन होगी, ऐसे पास कर देना, ठीक है, ये देख लेना, ठीक। अब ग्राफ की एनालिसिस कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी थी, तो साइन ओमेगा टी तो मीन पोजीशन से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हुआ, तो देखो ना जहाँ पर भी कॉस रहेगा, देखो मैं तुम्हें सिंपल से बता देता हूँ, साइन है तो यहाँ से स्टार्ट करना 0 से, ठीक है। अगर कॉस है तो कॉस को यहाँ से स्टार्ट करना, क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर मैं इसको 0 पॉइंट मान लूँ तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो 0 से स्टार्ट करूँगा, लेकिन अगर कॉस की बात करूँगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कॉस की कभी भी स्टार्ट करना 0 से मत से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना। कोई भी ग्राफ हो, काइनेटिक कुछ भी पूछ रहा हो, तो साइन का ग्राफ अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से जब देख रहे हो साइन ओमेगा टी है तो साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉस ओमेगा टी आ गया तो यहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा तो माइनस जब लग गया तो यानी नीचे से स्टार्ट होगा। साइन तो है ही, तो 0 से तो उठना है। अगर साइन का फंक्शन आ गया तो वो ग्राफ नीचे से ही जाएगा, 0 से ही जाएगा, लेकिन साइन ओमेगा था और माइनस था तो नीचे से जाएगा, और साइन है तो यहाँ 0 से ही उठेगा, ठीक। ये तीनों ग्राफ हैं। एक चीज़ बस इसमें याद रखना कि कॉस वाला ग्राफ हमेशा यहाँ से उठता है, यहाँ से, ठीक है, और साइन वाला हमेशा अगर प्लस में है तो यहाँ से उठेगा और निगेटिव में है तो यहाँ से उठेगा, ठीक। आगे आ जाओ। अब देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखना। अगर तुम x इक्वल टू 0 पे हो, तुमको एक्सट्रीम तक जाना है। कहाँ जाना है, 0 से एक्सट्रीम तक। कहाँ जाना है, 0 से एक्सट्रीम तक। तो तुमको लगेगा टाइम कितना, t/4। x इक्वल टू a से 0 पे आना है, फिर लगेगा t/4। 0 से माइनस ए में जाना, फिर लगेगा t/4। माइनस ए से 0 में आना, t/4। यानी कि तुमको अगर 0 से एम्पलीट्यूड में जाना है तो माइनस मतलब t/4 का टाइम पीरियड लगेगा, ठीक। अगर तुम x इक्वल टू 0 पे हो, 0 से अगर a/2 पे जाना है, कहाँ जाना है, a/2 पे, तो अगर a/2 पे जाओगे तो वहाँ टाइम लगेगा t/12, और अगर a/2 से a पे जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, t/6। अब तुम कहोगे भैया 0 से a तक कितना टाइम लगेगा, तो 0 से a तक बराबर लगेगा t/4। चेक करके देख लो, t/12 प्लस t/6, ये 12 हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, 3t/12 हो जाएगा, यानी कि t/4। समझे, समझ में आ रही चीज़ है।
मतलब कि अगर तुम 0 से a पे जाओगे तो तुम्हें t/4 लगेगा, लेकिन तुम 0 से a/2 पे जाओगे तो तुम्हें t/12 लगेगा। लेकिन a/2 से अगर a पे जाओगे तो तुम कभी ये मत कहना कि भैया यहाँ पे t/12 क्यों नहीं लग रहा है। अगर मैं 0 से a/2 में जा रहा हूँ तो आधा दूरी हो रही है तो t/12 लग रहा है, तो a/2 से a में जा रहा हूँ तब भी आधा दूरी हो रही है, तब भी t/12 लगना चाहिए। तो तुम्हारा वहीं पर पूरा कंसेप्ट फेल हो जाएगा। तुम्हें बस अपने माइंड में फिक्स करो, सेटल करो, अपने माइंड में सेटल डाउन करो कि 0 से a तक जाने में t/4 लगता है, लेकिन 0 से a/2 जाओगे तो t/12 लगेगा, बट a/2 से जैसे तुम a पे जाओगे तो t/6 लगेगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 0 से a तक जाने का t/4 तुम्हें मिल जाएगा। तो 2 चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई ना। तीसरा चीज़, अगर 0 से a/2 पे जाना है, अगर 0 से a/2 पे जाना है तो t/8 टाइम लगता है, और a/2 से a में जाओगे तब भी तुम्हें t/8 टाइम लगेगा। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें। 3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। मतलब 0 से अगर a/2 में जाना है तो t/8 लगेगा, a/2 से a में जाना है तो फिर से t/8 लगेगा। ठीक, अब देखो, अगर 0 से √3a/2 जाना है तो तुमको t/6 लगेगा, और √3a/2 से a में जाना है तो तुमको t/12 लगेगा। बस ये 4 चीज़ें हैं, ये कर लो। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे यहीं से, लगभग 99.9% क्वेश्चंस यहीं से तुम्हारे बन जाएंगे। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम देखना कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, अब एनर्जी इन एसएचएम देखो। सबसे पहले ओमेगा इक्वल टू रूट में k/m, k हमारा जानते हो m ओमेगा स्क्वायर। तो 3 तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर, जानते ही हो। और mv स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख सकते हो, v की जगह क्या होता है, v है ना यहाँ पे, तो तुम इसको लिख सकते हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा कॉस का ग्राफ है, तो जब भी काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत। तो हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये कहाँ से लिखा हूँ, ये कहाँ से लिखा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सिंपल सी बात है, वही मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के 3 फार्मूले हैं। पहला है हाफ mv स्क्वायर, सबको पता है। दूसरा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कब होगा, जब ग्राफ वगैरह बनाना होगा तब अप्लाई करोगे। क्या यूज़ करोगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और जब सिंपल सा तुम्हें किसी पॉइंट पे पूछेगा तो हाफ mv स्क्वायर की जगह v की जगह क्या रख दोगे, ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, b स्क्वायर है ना। तो क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये दोनों बस याद रख लो, ये दोनों से तुम्हारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मिनिमम होगा एक्सट्रीम पे। मिनिमम कहाँ होगा, एक्सट्रीम पे, यानी काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम। अभी ग्राफ बनाऊंगा तुम्हें समझा दूंगा। तो मिनिमम कहाँ होता है, एक्सट्रीम पे, और मैक्सिमम होता है मीन पे, इतना ध्यान रखना। ठीक, अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ x स्क्वायर, k की जगह क्या लिखोगे, m ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यानी u का जब भी ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से बनेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है ग्राफ में। ठीक है, तुम्हें 2 डिफरेंस दिख रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी सिंपल सा हाफ mv स्क्वायर, v की जगह रख दो क्या, v स्क्वायर की जगह क्या रख दो, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी सबको मालूम है, हाफ x स्क्वायर होता है, k की जगह रख दो m ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे u हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, इसका जो ग्राफ बनेगा साइन का यहाँ से बनेगा। ठीक, अब टोटल एनर्जी, जो भी हमारी टोटल एनर्जी होती है वो होती है क्या, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी मतलब क्या, एकदम मैक्सिमम पे, यानी कि एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे था हाफ के एक्स स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। तो के जगह फिर रख दो एम ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो गई, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अपने एक्सट्रीम पे और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे 3 फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए। अब इसका ग्राफ देख लो। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे, मीन पे है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पे। तो देखना एक चीज़ बस ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिनिमम था, एक्सट्रीम पे, यानी काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम मतलब यहाँ और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम होगा, देखो एकदम टच कर गया। और मैक्सिमम होगा मीन पे, तो मीन पोजीशन है तो मैक्सिमम होगा मीन पे, यानी इसका ग्राफ ये बनेगा। तो ये वाली ग्राफ किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी की। कौन सा ग्राफ है, इन्वर्टेड पैराबोला, उल्टा पैराबोला है, उल्टा पैराबोला, उल्टा पैराबोला, उल्टा पैराबोला। कौन सा ग्राफ है, उल्टा पैराबोला। ठीक है, तो
काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी, एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम होगी बीच में, मीन पे। पोटेंशियल कहाँ मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पे। तो एक्सट्रीम पे देखो पोटेंशियल का, देखो पोटेंशियल मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे, तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो मैक्सिमम है ना, दोनों एक्सट्रीम है ना, ये प्लस ये माइनस एक्सट्रीम पे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी मीन पे। तो इसका ग्राफ ऐसा बना, और जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारा ऐसे कांस्टेंट की तरफ बन जाती है, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ हमने बता दिए तुम्हें, ठीक। अब तुमसे अगर पोटेंशियल एनर्जी एवरेज पूछ ले, अगर तुमसे पोटेंशियल एनर्जी एवरेज पूछ ले बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज पूछ ले, तो होता है हाफ इंटू एनर्जी मैक्सिमम। तो एनर्जी मैक्सिमम होती है हाफ के स्क्वायर इंटू हाफ, तो क्या हो जाएगा 1/4 के ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज क्या होगा 1/4 के स्क्वायर, क्या होगा 1/4 के ए स्क्वायर। तो ये हमारा देख लो तीनों हमारा ये हो गया, और एक एवरेज पूछेगा तो 1/4 के स्क्वायर कर देना। ग्राफ देख लो, काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर आ रहा था ना, तो ग्राफ इसका यहाँ से बनेगा, ये हमारा अगर ये है तो इसका ग्राफ यहाँ से बनेगा, और पोटेंशियल एनर्जी में साइन आ रहा था तो साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा, और हमारा टोटल एनर्जी तो ऐसे बनना ही बनना है, ठीक। जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है तो 2f का चेंजिंग आता है, यानी काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी 2f हो जाती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब आ जाता है स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग वाला सिस्टम ऐसे रहता है, ठीक है। तो स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड पूछेगा तो टाइम पीरियड हो जाता है 2π में m/k, क्या होता है 2π में m/k, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π में m/k, जहाँ पे m हमारा क्या m नेट है, m नेट है। m नेट मतलब अगर स्प्रिंग का उसने मास दे दिया, अगर स्प्रिंग का भी मास उसने दे दिया, यहाँ पे मास लटका दिया m, और स्प्रिंग का मास दे दिया 5 kg, तो तुमको m + 5 kg करना पड़ेगा, ये m नेट है, समझ में आया। तो स्प्रिंग सिस्टम में अगर स्प्रिंग मास गिवन है तो m डैश हो जाता है m + m ऑफ स्प्रिंग, यानी कि मास प्लस मास ऑफ स्प्रिंग, यानी 2π में m/k होगा, m नेट होगा। जो k की वैल्यू है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, ना ही ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। अब देखो अगर सीरीज कम्बिनेशन हो गया तो जो k इक्विवेलेंट होगा 1/, जो पैरेलल हम लोग पढ़ते थे ना वहाँ पे रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में पैरेलल क्या होता था 1/r1 + 1/r1 इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे सीरीज में क्या हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 + 1/k2। तो अगर तुमसे सीरीज में k इक्विवेलेंट पूछेगा तो तुम क्या करोगे 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 + 1/k2, ठीक। और टाइम पीरियड इन सीरीज पूछेगा तो टाइम पीरियड इन सीरीज का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है t1 का स्क्वायर + t2 का स्क्वायर डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीज़ें। तो दो चीज़ है, सीरीज में अगर तुमसे k इक्विवेलेंट पूछा तो 1/k1 + 1/k2 कर देना, और सीरीज में अगर तुमको टाइम पीरियड पूछा तो टाइम पीरियड जो सीरीज में होगा उसका स्क्वायर होगा t1 का स्क्वायर + t2 का स्क्वायर होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर, ठीक। पैरेलल मतलब ऐसे लटका दिया, देखो एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो k इक्विवेलेंट डायरेक्ट हमारा ऐड कर देना, k1 + k2 हो जाएगा। लेकिन जो 1/t इक्विवेलेंट का होगा वो 1/t इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1/t1 का स्क्वायर + 1/t2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। सीरीज में क्या हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 + 1/k2, और टी सीरीज का स्क्वायर हो जाएगा t1 का स्क्वायर + t2 का स्क्वायर। यहाँ पे k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 + k2, 1/t इक्विवेलेंट का स्क्वायर हो जाएगा 1/t1 का स्क्वायर + 1/t2 का स्क्वायर, ठीक। अब तीसरा केस आता है एंटी पैरेलल कंडीशन। एंटी पैरेलल कंडीशन में क्या होगा, बीच में एक मास दे देगा और यहाँ पे एक स्प्रिंग इधर लगा दे, एक स्प्रिंग यहाँ लगा देगा, तो इसका भी k इक्विवेलेंट हमारा k1 + k2 के ही बराबर होता है, ठीक। इंक्लाइंड स्प्रिंग का ये मत सोचना कि अगर ऐसे कहीं रख दिया है, ऐसे स्प्रिंग बना दिया, ऐसे कर दिया तो ये इंक्लाइंड स्प्रिंग है, ये इंक्लाइंड स्प्रिंग नहीं है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड स्प्रिंग का मतलब कब होगा, जब स्प्रिंग ही हमारे एक दूसरे के एंगल पे लगे हुए हैं, ठीक, ऐसे लगे हुए, देखो थीटा ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। ये वाला जो केस है वो नॉर्मल हमारा किसका केस है, एंटी पैरेलल केस। देखो इधर m, फिर इधर m, इधर स्प्रिंग, इधर m, इधर स्प्रिंग, तो ये हमारा क्या एंटी पैरेलल का केस है, ठीक। तो जब भी इंक्लाइंड स्प्रिंग होगा तो वहाँ पे स्प्रिंग ही एक दूसरे पे एंगल पे होंगे, तो जो k इक्विवेलेंट उनका होगा वो होगा k + 2k cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा k + 2k cos स्क्वायर थीटा। और लाइन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, और 90 डिग्री का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी कि 90 डिग्री, देखो ये स्प्रिंग 90 डिग्री पे है ना, तो इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। रिड्यूस मास सिस्टम, अगर मान लो इधर m1 रखा, इधर रिड्यूस मास सिस्टम मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ाया था, रोटेशनल में भी पढ़ाया था, एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था रिड्यूस मास सिस्टम का, तो मैंने वहाँ भी तुम्हें पढ़ाया था। तो रिड्यूस मास सिस्टम में m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ये m2 ऐसे, तो m रिड्यूस हो जाएगा m1 m2 अपन m + m2, तो 2π में m रिड्यूस अपन k हो जाएगा, m रिड्यूस करके क्या रखोगे m1 m2 अपन m1 + m2, और दो मास एक स्प्रिंग से जुड़े हैं तो, ठीक। अब देखो ये एम्स वगैरह में पूछा गया है, IIT में पूछा गया है, जे मेंस में पूछा गया है। अगर जो सेंटर पे जो स्प्रिंग है ना एकदम पुल्ली के सेंटर पे जाके लग गया, अगर स्प्रिंग जो है सेंटर ऑफ पुल्ली पे जाके लग गया तो k इक्विवेलेंट k/4 हो जाता है, ठीक।
लेकिन वही जो मास है अगर सेंटर पे है, मास सेंटर पे है, देखो मास सेंटर पे, यहाँ पे जो था स्प्रिंग ही पुल्ली पे आ गया, स्प्रिंग ही पुल्ली के सेंटर पे आ गया, तो वो के इक्वलेंट के बाई 4 हो जाता है। लेकिन अगर मास आ गया सेंटर पे, मास देखो सेंटर पे आ गया, पुल्ली साइड में है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2K और 2K में। पहले ये K था, अब ये 2K में चला गया, पैरेलल में क्या हो जाएगा 4K हो जाएगा। समझ में आ रही है ना चीज़ें? यानी कि सिंपल सी बात है, अगर स्प्रिंग बीच में है, सेंटर पे है, तो K/4, अगर मास टाइड है सेंटर पे, तो K इक्वलेंट 4K हो जाएगा। कटिंग है, स्प्रिंग देख लो, अगर स्प्रिंग K1 K2 L1 L2 L3 में तूने काट दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, तो जो K इंटू लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, यानी K डैश हमारा क्या हो जाएगा NK हो जाएगा। अगर तुमने K को मतलब 10 बार कट किया, तो जो K मतलब लेंथ को तुमने अगर 10 पार्ट में कट कर दिया, तो K डैश हमारा क्या हो जाएगा 10K हो जाएगा। ठीक है, तो K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है L होता है, यानी KL हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक, अगर K ज़्यादा है इसका मतलब हार्डनेस बढ़ रही है, K कम है इसका मतलब सॉफ्टनेस बढ़ रही है, सॉफ्टनेस ज़्यादा है। ठीक, अब देखो कटेड का, अगर तुमको कटेड का निकालना है, ठीक है, अगर तुमको K कटेड पूछेगा कि ये जो K की वैल्यू है ना, ये जो K की स्प्रिंग कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू बता दो, तो तुम K कटेड के जगह क्या रखोगे, टोटल लेंथ इंटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट अपन गिवन लेंथ, कितने में तुमने काटा। जैसे इस वाले केस में देखो K1 की वैल्यू क्या होगी, टोटल लेंथ कितना है L1 प्लस L2 प्लस L3, टोटल लेंथ अपन गिवन लेंथ, K1 को जगह कितना लेंथ है L1 है, तो L1 इंटू टोटल K यानी K स्प्रिंग कांस्टेंट K। समझ में आ गई ना चीज़ें? तो K1 हो जाएगा इतना, K2 मान लो पूछा, तो क्या कहोगे, टोटल लेंथ यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 अपन गिवन लेंथ यानी L2 इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट यानी K। ये चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत डिटेल में समझाया हूँ, 4-5 क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है, एनर्जी हो जाती है हाफ KX² या F²/2 के स्प्रिंग वाले पोर्शन में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब देखो अगर तुमने एक, जैसे मान लो पूरा लेंथ L था, एक पार्ट को तुमने 10 मीटर में काट दिया, एक पार्ट को तुमने 100 मीटर में काट दिया, तो यानी कि एक L था, एक 10L हो गया, तो जो K2 आएगा ना वो N+1K आएगा, यानी कि 10+1K यानी कि 11K आएगा। समझ में आ रहा है? अगर तुमने एक को L में काट दिया, मतलब L और NL के रेशियो में काट दिया, एक को 10 दे दिया, एक को 100 दे दिया, 10 गुना का रेशियो आया, तो जो K2 आएगा ना वो N+1 इंटू K आएगा, यानी कि 10 + 1 11 इंटू K। ठीक, जो एम्पलीट्यूड हमारा है वो हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करते हैं, जो मैक्सिमम इलॉन्गेशन या इलॉन्गेशन हमेशा नेचुरल लेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, एम्पलीट्यूड हमेशा मीन से मेजर करोगे इधर, और जो नेचुरल मैक्सिमम इलॉन्गेशन वगैरह करेगा वो नेचुरल लेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सिंपल पेंडुलम पे। सिंपल पेंडुलम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड पूछता है, टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, जहाँ पे L हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है, G हमारा इफेक्टिव ग्रेविटी होती है, मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें आती जाती रहती हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2π√L/g, जहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो ना मास पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, जो टाइम पीरियड है वो होता है 2π√L/g, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास बट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है बट मास पे डिपेंड नहीं करता है, इतना ध्यान रखना। स्मॉल चेंजेस के लिए ΔT/T हो जाएगा हाफ ΔL/L माइनस में हाफ ΔG/G, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हाफ ΔG/G। तो ये तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन में भी मैं पढ़ा चुका था। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g, यानी कि ΔT/T हाफ ΔL/L माइनस में हाफ ΔG/G। अगर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, जैसे अगर रेडियस ऑफ अर्थ, जैसे लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम का इतना बड़ा हो जाए कि हमारे रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड 2π√1/g 1 + L + 1/r। ठीक है, अभी तक नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन अगर कभी उसने पूछ लिया, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, अगर उसने पूछ लिया तो हालत हमारी ख़राब हो जाएगी। ग्रेविटेशन में है ना सारी चीज़ें, वहीं से पूछ सकता है। तो टाइम पीरियड 2π√L इफेक्टिव/g इफेक्टिव, जहाँ पे अगर लेंथ सिंपल पेंडुलम का अर्थ के कंपैरिजन में है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π√1/g 1 + L + 1/r। क्या हो जाएगा 1/L + 1/r, 1/L + 1/r। ठीक है, यहाँ पे देखो दो केस बनते हैं, अगर लेंथ इज लेस देन आ रहा है, यानी कि जो लेंथ है अगर रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यही लगेगा 2π√L/g ऊपर वाला, लेकिन अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है r से, तो 2π√r/g लग जाएगा, L वाला हमारा हट जाएगा। ठीक है, यानी जो ज़्यादा रहता है उसको हटा देते हैं फॉर्मूले से। तो अगर रेडियस बहुत ज़्यादा है अर्थ का, मतलब L बहुत छोटा है,
2 पाई अंडर रूट बाई एल बाई जी, इसी से हम लोग सारा क्वेश्चन अपना करेंगे। लेकिन अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है रेडियस से तो 2 पाई अंडर रूट में आर बाई जी कर देना, उसका जो टाइम पीरियड आता है 84 मिनट आता है। कितना आता है टाइम पीरियड? 84 मिनट आता है, ठीक। अब सेकंड पेंडुलम क्या होता है? सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/t यानी कि 1/2 हर्ट्ज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगा, टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, और लेंथ कितना होगा? 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब कितना होता है? g/π² यानी 9.8/9.8 यानी 1 मीटर, लगभग 1 मीटर होता है। मतलब एकदम फिक्स 1 मीटर नहीं होता, लगभग 1 मीटर आ जाता है। तो सेकंड पेंडुलम में 3-4 चीज़ें याद रखना। टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, लेंथ लगभग 1 मीटर होता है, और फ्रीक्वेंसी 1/2 हर्ट्ज होती है। टॉर्जनल पेंडुलम में क्या होता है? जहीं पे तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया और वहाँ पे तुमसे अगर टाइम पीरियड पूछ लिया तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में I/K। क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट में I/K। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो हमको आ गया ना 2 पाई अंडर रूट में L इफेक्टिव अपन G इफेक्टिव। अब देखो, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो G इफेक्टिव 0 होता है, बताया था ना NLM में। तो जब G इफेक्टिव 0 होगा तो पूरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। केस नंबर 1 है, ठीक है। यानी कि अगर फ्री फॉल हुआ तो G इफेक्टिव 0 होगा, G इफेक्टिव 0 होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। केस 2 देखो, हॉरिजॉन्टल मूविंग कार। अगर कोई कार है जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, ठीक है, तो फोर्स लग रहा होगा इधर, नीचे लग रहा है mg, तो इधर थीटा है, तो इधर क्या लगेगा? इधर लगेगा ना tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? फोर्स अपन mg हो जाएगा, यानी कि a/g, क्योंकि फोर्स चलो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी mg, m से m खत्म, a/g हो जाएगा। तो tan थीटा हो जाएगा a/g, और G इफेक्टिव क्या हो जाएगा? दोनों का रिजल्टेंट, यानी G² + a²। यानी कि अगर फ्री फॉल का केस हो तो G इफेक्टिव की जगह 0 रख देना। हॉरिजॉन्टल मूविंग कार का केस हो, G इफेक्टिव की जगह अंडर रूट में G² + a² को सॉल्व कर लेना और इसको पुट कर देना यहाँ पे, ठीक। अंडर रूट में होगा, अंडर रूट में सॉल्व करना, यानी कि यहाँ पे होगा अंडर रूट में हो जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में L इफेक्टिव अपन अंडर रूट में G² + a²। इसीलिए बोल रहा हूँ G² + a² को पहले ही सॉल्व कर लेना, फिर इसमें पुट करना, ठीक। अगर टर्निंग कार है, कार हमारा सर्कुलर मोशन में पड़ोगे, कार हमारा जब टर्न करती है तो वहाँ पे tan थीटा इक्वल होता है v²/r, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा G² + v²/r का होल स्क्वायर, यानी कि G इफेक्टिव की जगह पहले इसको सॉल्व कर लेना, रूट में G² + v²/r का स्क्वायर, फिर इसको पुट कर देना उसमें 2 पाई अंडर रूट L/G में। लिक्विड के केस में अगर कह रहा है कि लिक्विड में तुमने डाल दिया तो G इफेक्टिव हो जाएगा G1 - ρ/σ। क्या हो जाएगा? G इफेक्टिव हो जाएगा G1 - ρ/σ, यानी कि रो किसका है? लिक्विड का है, सिग्मा किसका है? बॉडी का है। तो G इफेक्टिव हो गया G1 - ρ/σ। रो किसका है? लिक्विड का है, सिग्मा किसका है? बॉडी का है। G इफेक्टिव सॉल्व करना, उसमें पुट कर देना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो G इफेक्टिव हो जाएगा G + QE/m। अगर QE ± m, प्लस कब रखोगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे हो, और mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? G + QE/m, ठीक। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा हो, नीचे mg लग रहा हो, तो क्या हो जाएगा? G प्लस नहीं होगा, G - QE/m हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये होगा। अगर तुम किसी चीज़ से इंक्लाइन प्लेन से कहीं से भी स्लाइड डाउन कर रहे हो तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में L/G cos थीटा। कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में L/G cos थीटा। घुमा फिरा के सिंपल पेंडुलम से यही सारे केसेस पूछते हैं। 8-10 केसेज हैं, एक ही जगह लिखवा दिया हूँ, रट लो। आधा चीज़ तो तुम्हें पहले से पता थी, बस 3-4 चीज़ें रटनी है। जैसे ब्लॉक इन लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक इन लिक्विड हमेशा पूछता है। तो ब्लॉक इन लिक्विड के जो होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट में m/ρ इंटू a इंटू जी। क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट में m/ρ इंटू a इंटू जी। इसको ध्यान से देख लेना, इस पर क्वेश्चन भर के मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट में m/ρ a g। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब वाले क्वेश्चन तुमको करा चुका ना, लिक्विड वाले क्वेश्चन में। तो अगर ये पूछ लेगा तो जो हाइट होता है उसको हम 2 पाई अंडर रूट h/g। टनल में पूछेगा तो 2 पाई अंडर रूट में रेडियस ऑफ अर्थ बाई जी। सिलेंडर इन वाटर पूछेगा तो 2 पाई अंडर रूट h/g। h हमारा क्या होगा? मान लो ऐसे है, तो अगर इतना हाइट इमर्स है तो जो हाइट इमर्स है पानी में है उसी को हाइट का यूज़ कर लेते हैं। और एक्सलेटिंग केस तुम्हें पहले बता चुका हूँ। अगर ऊपर जाएगा तो G इफेक्टिव G + a होगा, नीचे आएगा तो G इफेक्टिव G - a होगा। अगर हॉरिजॉन्टल आएगा, हॉरिजॉन्टल में भी बताया ना, हॉरिजॉन्टल में अगर कोई कार ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है तो रूट में G² + a² होता है।
तो ये हमारे 11 टोटल केसेज हैं, यहीं से तुम्हें कोई ना कोई एक केस हमको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें से तुम्हें टनल, लिक्विड और सिलेंडर का एक ही फॉर्मूला 2πh/g h/g। यहाँ पे टनल में रेडियस ऑफ अर्थ रख देना और सिलेंडर वाले में, वाटर वाले में जितना हाइट इमर्स है वो रख देना, ठीक है। ये तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, एनएलएम में बहुत डिटेल में अच्छे समझाया था, ठीक। और ये तुम्हें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक, फिर से। और टर्निंग कार तुमको सर्कुलर मोशन में बताया जाएगा, और लिक्विड वाला ये तुम्हें बता चुका हूँ पहले ही, कहाँ पे, जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ाया था तब, ठीक। और ये हॉरिजॉन्टल फ्री फॉल वाले मालूम है, हॉरिजॉन्टल वाला भी लगभग सबको मालूम ही होता है, ठीक है। अब देखो एसएचएम में एक कंप्लीट साइकिल जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज होती है वो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज के बराबर होती है, और होती है हाफ m⍵² यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, और होती है हाफ m⍵², ठीक। देखो हमने टाइम पीरियड पढ़ा था 2π√L/g, तो ये जो टाइम पीरियड था सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा था ग्रेविटी पे, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम नहीं स्प्रिंग पेंडुलम, तो वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2π∆t/फेज डिफरेंस, ठीक है, जहाँ पे टाइम 2π तुम टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T/∆t हो जाएगा 2π/∆φ। अभी आगे लिखा हुआ फिर से, तो अभी के लिए इतना पढ़ दो, अभी आगे फिर से समझाना। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π∆t/∆φ। अगर एसएचएम है तो ऑसिलेटरी भी है, पीरियडिक भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियडिक बट ऑल पीरियडिक आर नॉट ऑसिलेटरी, ध्यान रखना। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियडिक मोशन बट ऑल पीरियडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। नोट कर लो दिमाग में, थ्योरम पूछ सकता है, क्या लिखोगे, ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियडिक बट ऑल पीरियडिक आर नॉट ऑसिलेटरी, ठीक। वेव्स पे आ जाओ। वेव्स में तुम्हारे पास दो चीज़ें होती हैं, पहले इक्वेशन लिखना होता है। इक्वेशन कैसे लिखोगे, a sin ω t प्लस माइनस kx। तो अगर प्लस ये भी है, देखो k के आगे भी प्लस है, ओमेगा के आगे भी प्लस, दोनों प्लस प्लस हो गए ना, तो ये किधर ट्रेवल कर रहा है, कोई पूछेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताओ, तो अगर दोनों का मतलब सेम है, प्लस प्लस है माइनस माइनस है, दोनों अगर सेम है तो वो जो भी x है y है z है उसी डायरेक्शन में निगेटिव में फ्लो करेगी, यानी दोनों सेम है तो निगेटिव x एक्सिस में फ्लो कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x में है ना, और यहाँ देखो एक माइनस है, यहाँ ओमेगा का आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस आ गया, यानी अपोजिट आ गया ना, तो दोनों अपोजिट हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी ये वेव किधर ट्रेवल कर रही है, ये वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। साइन है तो साइन यहाँ से होता है, तो यानी ऐसे ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में। ऊपर वाली दोनों प्लस हैं तो इधर साइन है ना, तो साइन है तो ऐसे ट्रेवल कर रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक। के जो होता है वो होता है 2π/λ। ये जो के तभी से पढ़ रहा हूँ ना, वो क्या था, 2π/λ था, तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन पर मीटर और पर मीटर, ठीक। ओमेगा का तुमको मालूम है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π फ्रीक्वेंसी, यानी 2π टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, ओमेगा/2π, यही दोनों फॉर्मूले हैं, सबको बेसिक चीज़ है ना, सबको मालूम है ये, ठीक। अब आ जाओ वेलोसिटी। अगर तुमको वेलोसिटी निकालना है तो तुम यहाँ से उठाओ ओमेगा, यहाँ से उठाओ के, ओमेगा/k कर दो, ये वेलोसिटी आ जाएगा। और वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ भी होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा/k इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा/k इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो होगी ए ओमेगा, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी बाई भी होगी वो होगी ए इंटू के। क्यों होगी ये मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम अगर ए ओमेगा है तो तुमको वेलोसिटी पहले से मालूम है ओमेगा/k होती है, तो ये हमारा ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ए इंटू के हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो चाहो तो याद कर लो डायरेक्ट, या तो निकाल लेना वहाँ पे। तो तीन फॉर्मूले ध्यान रखना, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा/k और इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, और वेलोसिटी मैक्सिमम इक्वल टू ए ओमेगा होता है, और वेलोसिटी मैक्सिमम बाई वी, वेलोसिटी मैक्सिमम बाई वी जो होती है वो हमारा ए इंटू के बराबर होती है, ठीक। ऊपर तुमने एक फॉर्म पढ़ा था वेव का, a sin ω t प्लस माइनस kx। यहाँ पे दो फॉर्मूले याद करो, a sin 2π टाइम अपन टोटल टाइम पीरियड माइनस x/λ, ये भी वेव का ही एक इक्वेशन है। अगर मान लो ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तो यहाँ से कंपेयर करके निकाल लोगे, अगर t/t करके दिया हुआ तो यहाँ से करके निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी कराऊंगा तो तुम्हें चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। y इक्वल टू क्या होगा, a sin 2π स्मॉल t/t माइनस x/λ, ठीक। एक इक्वेशन और होती है y a sin 2π t/t
cos 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। तो ये तीनों जो हमारे इक्वेशन है, तीनों को याद रखना, तीनों एक ही इक्वेशन के तीन फॉर्म में, जिस इक्वेशन में क्वेश्चन पूछा होगा जिस फॉर्म में होगा उसको उसी फॉर्म से कंपेयर करके हम लोग ओमेगा या जो भी हमको निकालना हो लेमडा टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन टी कॉस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, ठीक। अब देखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का स्पीड कहाँ, स्ट्रिंग में, किसी भी धागे में अगर स्पीड पूछेगा तो वेलोसिटी होगी क्या, उस धागे में टेंशन अपन म्यू, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि रूट में टी अपन मास लेंथ चला जाएगा ऊपर, यानी कि वेलोसिटी जो होती है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव वो होती है रूट में टी बाई म्यू, यानी कि टी बाई रो इंटू ए, डेंसिटी इंटू ए। तो दो फॉर्मूले हैं, दोनों याद रखना। जहाँ पे तुम टी बाई ए क्या है, टी बाई टेंशन बाई एरिया क्या है बताओ तो, जो लोग पढ़े हो ना अभी तो पढ़ाया हूँ ना लास्ट वाला टॉपिक में, याद करो टेंशन बाई एरिया क्या था, फोर्स बाई एरिया क्या था, स्ट्रेस था। तो ये वेलोसिटी जो होगी, तीन फॉर्मूले बन गए इसके, रूट में टी बाई म्यू यानी कि टी मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू टी बाई रो इंटू एरिया इक्वल टू स्ट्रेस अपन रो, ये स्ट्रेस है ना, टी अपन स्ट्रेस, तो स्ट्रेस अपन डेंसिटी, ठीक है। म्यू हमारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो तुम जैसे जैसे ऊपर जाओगे मास बढ़ता जाएगा, मास जैसे जैसे बढ़ेगा टेंशन बढ़ता जाएगा, टेंशन जैसे जैसे बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में टी बाई म्यू, जितना ज़्यादा टेंशन उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। तो स्ट्रिंग में जितना ऊपर जाओगे उतना मास बढ़ेगा, उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा, तो टेंशन ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारा स्ट्रिंग वाला केस खत्म हुआ। ठीक, रोप यानी मोटी कोई रस्सी है, तो अगर पूरी लेंथ एल है, पूरा मास एम है, तो अगर एल लेंथ का मास एम है तो वन लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई एल होगा। तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई एल इंटू एक्स होगा, इसको एम डैश बोल दो, ठीक है। तो जो एक्स जहाँ पर भी एक्स पूछे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जहाँ पूछे, तो उस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बाई एल इंटू एक्स, यानी कि जो नया मास होगा एम एक्स अपन एल हो जाएगा। अरे भाई एल लेंथ का मास एम है, तो 1 रुपये का 10 रुपये में 20 सामान, तो 1 रुपये में कितना, 20 अपन 10 सामान। तो एल लेंथ का मास एम है, तो 1 का कितना होगा, एम बाई एल, एक्स का कितना होगा, एम बाई एल इंटू एक्स, इसको एम डैश बोल दो। तो टेंशन अगर पूछेगा तो टेंशन हो जाएगा एम डैश इंटू जी, टेंशन इसका क्या होता है एम जी, लेकिन अब टेंशन क्या हो जाएगा, एम डैश इंटू जी, एम डैश क्या होगा, जितनी दूरी पे पूछा होगा एम बाई एल इंटू एक्स, ठीक। वेलोसिटी अगर पूछेगा तो रूट में एक्स अपन जी कर देना, नीचे से कितना दूरी है इंटू जी, ठीक, रूट में। एक्सलेशन अगर पूछेगा तो एक्सलेशन जी बाई 2 यहाँ पे लगेगा, और अगर टाइम पूछेगा यहाँ से नीचे तुम लगाओगे ना कुछ भी वेट वगैरह, तो यहाँ से ऊपर पहुँचने तक का जो टाइम होगा वो होगा रूट में 4L बाई जी, रूट में 4L बाई जी, रूट में 4L बाई जी। 4 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट थिक रोप में। पहला टेंशन एम डैश जी होगा, एम डैश होगा क्या, एम एक्स अपन एल, वेलोसिटी जो होगी क्या होगी, रूट में एक्स अपन जी होगी, ठीक है। एक्सलेशन होगा जी बाई 2, और जो टाइम होगा टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होगा, रूट में 4L बाई जी होगा, रूट में 4L बाई जी होगा। और जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ जो होता है रूट में क्या होता है, हैंगिंग मास, वेवलेंथ जो होता है रूट में क्या होता है, हैंगिंग मास के बराबर होता है। जो वेवलेंथ होता है रूट में क्या होता है, हैंगिंग मास के बराबर होता है, ठीक। प्रेशर का है जो ना, प्रेशर जो है ना उसका कोई इफेक्ट नहीं लगता, प्रेशर का जो है ना उसका कोई इफेक्ट नहीं लगता, प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट, प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन किस पे, वेलोसिटी पे। यहाँ देखो, तो अगर ह्यूमिडिटी तुमने बढ़ा दिया, ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो डेंसिटी घट जाएगी, डेंसिटी घटेगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। क्यों वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डेंसिटी जब घट गई तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हैंगिंग मास होगा, जितना मास बढ़ाओगे उतना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ह्यूमिडिटी अगर बढ़ाओगे, मॉइस्चर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी, और जैसे डेंसिटी घटेगी वैसे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। यहाँ तक हमारी चीज़ें खत्म हो गई। स्पीड ऑफ साउंड, अब देखो यहाँ से हमारा बात आता है लैपलेस करेक्शन का। लैपलेस ने करेक्शन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सॉलिड में जो स्पीड होती है वो गामा अपन रो होती है, और गैस और लिक्विड जो होती है वो बल्क मॉडुलस अपन पी होती है। गामा क्या है, यंग मॉडुलस है, ये वाई हमारा क्या है, यंग मॉडुलस है, पढ़ा चुका हूँ। बी क्या हमारा बल्क मॉडुलस है। तो जो सॉलिड में जो वेलोसिटी होगी वो रूट में गामा अपन रो होगी, जो गैस या लिक्विड में होगी रूट में बी अपन रो होगी। लेकिन न्यूटन्स और लाप्लासे में होगा क्या, कंट्राडिक्शन। न्यूटन्स ने बोला था कि जो भी प्रोपोगेशन होता है वो आइसोथर्मल इन नेचर होता है, और मैंने तुम्हें बताया था कि आइसोथर्मल में जो बी होता है हमारा, जो बल्क मॉडुलस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर होता है, यानी बल्क मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन लाप्लासे ने क्या बोला कि तुम न्यूटन गलत बोल रहे हो, न्यूटन जी आप गलत हो, जो हमारा प्रोपोगेशन होता है एडियाबैटिक नेचर होता है, और जो बल्क मॉडुलस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा इंटू पी होता है। गामा हमारा क्या है, सी पी अपन सी बी है, ये वाई नहीं है, सी पी अपन सी बी है, ठीक है। गामा हमारा क्या है, सी पी अपन सी बी,
तो न्यूटन्स के फार्मूले से रूट ये आया था फार्मूला, न्यूटन्स के फार्मूले से जब प्रेशर अपन रो हो रहा था, रूट में आर टी अपन एम आ रहा था, तो न्यूटन्स के फार्मूले से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ रही थी वो 280 मीटर पर सेकंड आ रही थी, यानी कि वो 15% स्मॉलर थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी थी? 330 थी, उससे 280 आ रही थी, यानी 15% कम थी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक। लैपलेस ने क्या बोला कि गामा इंटू पी होता है तो बी एडिवेटिक अपन रो हो जाएगा, यानी कि गामा पी अपन रो हो जाएगा, गामा आर टी अपन एम हो जाएगा। ये सारे क्या था? ये था पी अपन रो आर टी अपन एम, यहाँ पे क्या होता है? गामा पी अपन रो गामा आर टी अपन एम। तो ये यहाँ से आ गया 33.3, यानी कि लगभग बराबर आ गया, यानी कि लैपलेस भैया सही थे और न्यूटन्स भैया गलत थे, ठीक। अब आ जाओ बीट्स पे। बीट्स देखो इतना परेशान करता है, इतना तंग कर देता है बीट्स तुमको। बीट्स की बैंड बता देता हूँ, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या होती है? f2 माइनस f1। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या होती है? f2 माइनस f1। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या होती है? f2 माइनस f1, ठीक। यानी कि फ्रीक्वेंसी तुमको पूछेगा बीट का तो तुम फ्रीक्वेंसी दूसरे में से फ्रीक्वेंसी पहले कर देना, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कर देना, ठीक। अगर दो चीज़ें पूछता है, वैक्सिंग और फीलिंग, वैक्सिंग और फीलिंग, तो जब वैक्सिंग होगा तो देखो वैक्सिंग करने पे अगर फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई, जैसे मान लो 256 हर्ट्ज था, तुमने वैक्सिंग किया, वैक्सिंग करने पर भी 256 हर्ट्ज आ गई, तो ऊपर वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। यानी 256 कहेगा, देखो कहेगा कि 4 बीट पर सेकंड मिल रहा है, हमने किया वैक्सिंग, ठीक है। 4 बीट, सुनना ध्यान से, 4 बीट पर सेकंड मिल रहा है, हमने कर दिया वैक्सिंग, 256 हर्ट्ज पहले था, हमने कर दिया वैक्सिंग, तो वैक्सिंग करने पर भी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज ही रही, तो बताओ क्या होगा नया वाला फ्रीक्वेंसी? तो बताओ 256 का 256 रही, वैक्सिंग किया, इक्वल का इक्वल रह गया, तो ऊपर वाला यानी 256 का दो आंसर हो सकता था, या तो 260 होता या तो 252 होता, तो कौन सा आंसर होगा? तो ऊपर वाला आंसर होगा 260, अपर वाला, ठीक। तुमने फीलिंग किया, फीलिंग या वेनिंग, यानी तो छील दिया, फीलिंग या वेलिंग, फीलिंग या वेनिंग किया तो उसमें इक्वल है, तो लोअर वाला, यानी कि तुमने क्या बोला, उसने हमने फीलिंग किया और 256 थी और 4 बीट पर सेकंड था, तो दो आंसर बन सकता था, 260 और 252। हमने फीलिंग किया फिर भी इक्वल ही है, 256 ही है, तो कौन सा आंसर होगा? लोअर वाला, यानी लोअर वाला आंसर होगा, ठीक है, 252 होगा। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक। अब देखो ट्रिक क्या है? विल एफ डी एल, WIL FDL, विल FDL, एक ही याद कर लो, विल FDL, विल FDL, WIL FDL। अगर वैक्सिंग करने पे इंक्रीज हो गया, अभी तक क्या था? वैक्सिंग करने पे इक्वल था तो अपर वाला था, फीलिंग करने पे इक्वल था तो लोअर वाला था, लेकिन वैक्सिंग करने पे अगर इंक्रीज हो गया तो लोअर वाला होगा आंसर, और फीलिंग करने पे डिक्रीज हो गया तो लोअर वाला आंसर होगा। वैक्सिंग कर रहे हो इंक्रीज हो गया तो लोअर वाला आंसर होगा, फीलिंग कर रहे हो डिक्रीज हो गया तो लोअर वाला आंसर होगा। इसको विल FDL याद कर लो। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, बीट्स का कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो WIL FDL यानी कि विल DL, विल DL, विल DL, विल WIL FDL, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है टेंशन घट गया उसका मतलब वैक्सिंग हो रहा है, टेंशन बढ़ गया मतलब फीलिंग हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कहीं पे डायरेक्ट ना लिखेगा वैक्सिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे लिख देगा टेंशन घट गया, तो अगर टेंशन घट गया तो वैक्सिंग हो रहा है, टेंशन बढ़ गया तो फीलिंग हो रहा है, टेंशन घट गया तो वैक्सिंग हो रहा है, टेंशन बढ़ गया तो फीलिंग हो रहा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स का 2π²f²a²ρv। तो अगर तुमसे इंटेंसिटी अगर डायमीटर के रेशियो में पूछेगा तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डायमीटर का स्क्वायर। इंटेंसिटी यहाँ पे हो गया 2π²f²a²ρv, यहाँ पे इंटेंसिटी हो गया 1/d का स्क्वायर, ठीक। डी मतलब क्या है? डायमीटर, यानी कि डायमीटर या डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इन्वर्स का रेशियो बढ़ जाएगा। अब देखो वेव ऑप्टिक्स का भी थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ। अगर इंटरफेरेंस होगा तो जो इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। क्या होती है? इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। कब? जब इंटरफेरेंस होता है। लेकिन जब बीट वाले कंडीशन आते हैं, बीटिंग का कंडीशन आएगा, तो इंटेंसिटी जो होगी n² a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो होगी होगी, साथ में n के यानी कि फ्रीक्वेंसी के भी प्रोपोर्शनल होगी ही होगी, फ्रीक्वेंसी के भी प्रोपोर्शनल होगी ही होगी, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें तुम्हें क्लियर हो रही होंगी। अब आ जाओ हमारे ऑर्गन पाइप पे। ऑर्गन पाइप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, 10 मिनट लेंगे कंप्लीट करेंगे। देखो पहले ऑर्गन पाइप समझने से पहले समझो कि नोड एंटी नोड क्या होते हैं। तो अगर कहीं पे प्योरली काइनेटिक एनर्जी है तो वो नोड होगा। जैसे ये हमारा अगर ऐसे लूप बन रहा है, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला पॉइंट नोड होता है, ये वाला पॉइंट नोड होता है, ये वाला पॉइंट नोड होता है, ये वाला पॉइंट एंटी नोड होगा, ये वाला पॉइंट एंटी नोड होगा, ये वाला पॉइंट एंटी नोड होगा, ठीक है। तो नोड पे देखो क्या होगा, प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगी, चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, ठीक।
यानी कि नोड पे 4-5 चीज़ याद रखना, प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगी, चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि दे आर इन अपोजिट फेज। और एंटी नोड पे क्या होगा, एंटी नोड मतलब ऐसे है तो ये एंटी नोड पे क्या होगा, प्रेशर का चेंज कम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब कितना 2A होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड कितना हो गया 2A हो गया। ठीक, तो अगर कहीं पे ऐसे ऐसे सेगमेंट बना हुआ है तो जो सेम सेगमेंट है वो सेम फेज में होते हैं, जो दो कंसेक्यूटिव सेगमेंट हैं वो 180 डिग्री से डिफर करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर सेम सेगमेंट है तो सेम फेज में होगा, दो कंसेक्यूटिव सेगमेंट है तो डिफर करेंगे 180 डिग्री से, सेम सेगमेंट है तो सेम फेज में होंगे, दो कंसेक्यूटिव सेगमेंट है तो डिफर करेंगे बाई 180 डिग्री। ठीक, ये नोड एंटी नोड, दो कंसेक्यूटिव नोड है, यानी कि इस नोड और इस नोड के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होती है λ/2। दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड, यानी इस एंटी नोड की दूरी कितनी होगी λ/2, और नोड और एंटी नोड की दूरी कितनी होगी, अगर देखो इस नोड के बीच की दूरी कितना है λ/2 है, तो यहाँ आधे की दूरी कितना होगी λ/4 होगी, सिंपल सी बात है। यानी दो नोड या दो एंटी नोड के बीच दूरी होती है λ/2, और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी होती है क्या λ/4। ठीक, अब देखो ऑर्गन पाइप क्लोज पाइप पढ़ने से पहले दो चीज़ हमको और पढ़ना पड़ता है, सोनोमीटर और स्ट्रिंग। ठीक है, जो स्ट्रिंग अगर फिक्स होगा दोनों एंड पे, देखो स्ट्रिंग हमारा क्या दोनों एंड पे फिक्स है, तो वो हमारा ओपन ऑर्गन पाइप की तरफ वर्क करता है। जो फार्मूला इसका होगा वही फार्मूला ऑर्गन पाइप का होगा, ओपन वाले का। ओपन मतलब तो जो यहाँ पे L होगा वो N λ/2 हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी N × V/2L, यानी V हमारा क्या है वेलोसिटी है, तो जो nth हार्मोनिक होगा तो N-N/2 हो जाएगा। ठीक, अगर स्ट्रिंग फिक्स है एक एंड पे खुला है, एक एंड पे खुला, तो ये हमारा क्या क्लोज आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप का मतलब होता है, तो अभी पढ़ाऊंगा ना ओपन आर्गन तभी समझ जाऊंगा। ठीक है, अभी स्ट्रिंग देखो दोनों एंड पे क्लोज है तो ओपन आर्गन की तरह काम करेगा, दोनों एंड पे अगर ओपन है तो मतलब एक एंड पे अगर ओपन है तो क्लोज की तरह काम करेगा, एक जगह बंद हो गया ना क्लोज की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो लेंथ होती है वो हो जाती है 2n-1 λ/4, क्या हो जाती है 2n-1 λ/4, और जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो 2n-1 V/4L हो जाती है। ठीक है, तो दो चीज़ डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे L होगी N λ/2, यहाँ पे होगी 2n-1 λ/4, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी Nv/2L, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी 2n-1 V/4L, यहाँ पे nth हार्मोनिक N-1 ओवरटोन के बराबर होगा, यहाँ पे N-1th ओवरटोन जो होगा वो 2n-1 हार्मोनिक के बराबर होगा। अगर n दिया है n है तो N-1 ओवरटोन होगा उसमें, और 2n-1 हार्मोनिक होगा। ठीक है, बस चीज़ें हैं याद करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में अभी सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। n का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और उसे हम लोग फंडामेंटल नोड या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। अगर n का वैल्यू 1 रख दोगे तो लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आती है उसको हम लोग फंडामेंटल नोड या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं फॉर ए पाइप ओपन एट बोथ एंड, यानी दोनों एंड पे पाइप ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन ऑर्गन पाइप है, तो वहाँ पे हर एक एंड क्या होता है एंटी नोड होता है, हर एक एंड क्या होता है ऐसे बनेगा ना, ये क्या एंटी नोड ही तो है। ठीक, सोनोमीटर का वायर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो Nv/2L होती है। N/2L वेलोसिटी की जगह रूट में T/μ हमने रख दिया, N/2L वेलोसिटी की हमने T और म्यू की हमने क्या दिया ρ/a। अभी सब ऊपर बताया हुआ, बस एक चीज़ याद रखो, Nv/2L = N/2L रूट में T/μ, यानी कि N/2L रूट में T/ρ/a। ठीक है, ये सोनोमीटर वायर हमारा हो गया। अब आ जाओ ओपन और क्लोज आर्गन पाइप, ध्यान समझना। ओपन आर्गन पाइप दोनों तरफ फिक्स स्ट्रिंग के बराबर होता है, तो इसका भी फॉर्मूला था Nv/2L, इसका भी फॉर्मूला होगा Nv/2L। इसका जो nth हार्मोनिक होगा वो N-1 ओवरटोन के बराबर होगा। कहेगा अगर थर्ड हार्मोनिक है तो ओवरटोन कौन सा होगा, सेकंड ओवरटोन होगा, तीन में से एक जाएगा। ठीक, और जो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है, उसका F1, F2, F3, इसका जो होगा F1:2:3:4 रेशियो, यानी कि पहला अगर 100 है, दूसरा 200 होगा, तीसरा 300 होगा, चौथा 400 होगा, पाँचवा 500 होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर कंजुगेटिव डिफरेंस पूछेगा तो फंडामेंटल के ही बराबर होगा। जैसे कहेगा दो लगातार का 50 है 100 है, 50 है 100 है, तो बताओ कि डेल्टा एफ क्या होगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो जो चेंज इन कहेगा कि बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी, यानी 100 में से 50 घटा तो 50 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होती है Nv/2L, nth हार्मोनिक N-1 ओवरटोन हो जाएगी, F1:F2:F3:4 का रेशियो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कंजुगेटिव डिफरेंस डेल्टा एफ हो जाएगा फंडामेंटल, यानी कि जो दो लगातार का अगर घटा दोगे ना, दो लगातार का घटा दोगे तो वो हमारा फंडामेंटल मिल जाएगा। क्लोज में क्या होगी Nv/4L हो जाएगी, जो nth ओवरटोन होगा 2n+1 हार्मोनिक के बराबर होगा। मान लो 5th ओवरटोन है तो क्या हो जाएगा
2n+1 यानी कि 11th हार्मोनिक हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 यानी कि जो इसका रेशियो होगा F1 F2 F3 का रेशियो 1 3 5 7 9 11। तो देखो 1 2 3 4 5 यानी फिफ्थ क्या हो गया, समझ गया ना। यानी इसका फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो अगर इसका 100 है तो दूसरा 200, तीसरा 300, चौथा 400 होगा। इसका 100 है तो दूसरा 300 होगा, फिर 500 होगा, फिर 700 होगा, फिर 900 होगा, फिर 1100 होगा क्लोज वाले में। ठीक, तो NB/4L nth हार्मोनिक 2n+1 हार्मोनिक, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा 2n+1 B/4L। ठीक, नॉर्मल है, जहाँ तुमको n के वैल्यू जो भी रखना हो इसमें से रख के पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कंजुगेटिव का डिफरेंस निकालोगे तो वो 2 इंटू फंडामेंटल देगा। यहाँ पे डायरेक्टली फंडामेंटल दे रहा था, ये 2 इंटू फंडामेंटल देगा। ठीक है, कंजुगेटिव का डिफरेंस। ठीक, रेजोनेंस कॉलम देखो, रेजोनेंस कॉलम में जो लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू होती है वो 2 इंटू चेंज इन लेंथ होती है। चेंज इन लेंथ होती है 2 इंटू चेंज इन लेंथ क्या होगी, रेजोनेंस कॉलम में जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो 2 इंटू चेंज इन लेंथ होती है। और जो एंड करेक्शन होता है वो L2 - 3L1/2 होता है। क्या होता है, L2 - 3L1/2 क्या होता है, एंड करेक्शन। फॉर्मूले बस याद रखो। और जो वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होती है, जानती हो। अगर स्प्रिंग को तुमने n पार्ट में कट कर दिया, स्प्रिंग को तुमने n पार्ट में कट कर दिया तो 1/μ = 1/μ1 1/F1 + 1/F2 + 1/F3 + 1/F4 सारे क्या होंगे, इसके सम के बराबर हो जाएंगे। ठीक, जितना हार्मोनिक होता है उतना नोड होता है। थर्ड ओवरटोन का मतलब कितना हुआ, फोर्थ हार्मोनिक। किसके केस में, ओपन में क्या होता है, ओपन वाला भी तो बताया ना, n हार्मोनिक है तो n-1 ओवरटोन होगा। तो 3 अगर हार्मोनिक है तो n-1 ओवरटोन होगा = 3, तो n = क्या 4 हो जाएगा। थर्ड ओवरटोन है तो फोर्थ हार्मोनिक होगा, 4 नोड होगा। जितने हार्मोनिक उतना नोड। ठीक, अब देखो, अब सबसे मेन चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। अगर लूप P है, जैसे मान लो ऐसे है, ये लूप होता है। ठीक है, ऐसे लूप है। अगर लूप P है, मान लो 1 लूप 2 लूप 3 लूप, तो हार्मोनिक और एंटी नोड P के बराबर होगा। देखो अगर 3 लूप है ना तो एंटी नोड 1 2 3, यानी एंटी नोड कितना हुआ, 3 हुआ। हार्मोनिक भी पूछेगा तो 3 होगा। नोड कितना होगा, नोड होगा P+1 यानी कि 3 और 1 4। क्यों, एक नोड यहाँ 2 3 4, समझ आया। और ओवरटोन कितना होगा, P-1 यानी कि 3 में से 1 घटा तो 2 ओवरटोन होगा। ठीक है ना। तो लूप अगर दिया होगा तुम गिन लेना, लूप अगर दिया होगा तो गिन लेना, लूप अगर दिया होगा तो गिन लेना। लूप अगर P है तो हार्मोनिक हमारा क्या होगा, P, एंटी नोड P, ये हमारा P+1 ओवरटोन P-1 हो जाएगा। ठीक, हार्मोनिक भी P होगा, एंटी नोड भी P होगा। नोड पूछेगा तो P में 1 जोड़ देना, ओवरटोन पूछेगा तो 1 घटा देना। अगर जब भी वेव का जो देखोगे ना, वेव के 2 इक्वेशन बने हैं, वहाँ पे फेज डिफरेंस दिया रहेगा। अगर दोनों का फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, 180 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर 90 डिग्री है तो सर्कुलर बनेगा। इन तीनों के अलावा कोई भी एंगल है तो इलिप्टिकल पाथ बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारी थियरी हो गई पूरे 1 घंटे में कंप्लीट। अब एज यूजुअल तुम्हारा काम क्या है, तुम जाओ 20 मिनट के बाद आना, सारे फॉर्मूले जितने मैं बताया हूँ अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से करके फिर आना। ठीक है, ठीक। और अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तुम जब 20 मिनट बाद आना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ शुरू करना। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा, खुद से सॉल्व करोगे, खुद से क्वेश्चन को पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, उसके बाद मेरे से आंसर मिलाओगे। ठीक है, तो चलो 12 पेज हो गया, लगभग 33 पेज मैंने क्वेश्चन में रखा है। अगर एक पेज में 4 क्वेश्चन भी हैं तो लगभग 120 क्वेश्चन हो जाएंगे इस टॉपिक के। ठीक है, इतने क्वेश्चन अगर तुम 0 पे थे तो शायद अभी तक तुमने नहीं किए होगे। ठीक है, तो थैंक यू, आओ फिर मैं कराता हूँ। ठीक।